अगर एक ही साल में कोई प्रॉपर्टी, घर, प्लॉट कुछ भी आपने परचेज किया है और उसी साल आप उसको सेल कर रहे हैं, मतलब जिस साल की अभी हम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं जो कि 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रहा है 30 जून 2026 तक का है, जिसको हम टैक्स ईयर 2026 कहते हैं। इसी साल आपने कोई प्लॉट परचेज किया और इसी साल आपने उसको सेल कर दिया, उसके बाद आपको उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट भी होता है और आप जो टैक्सेस हैं वो भी पे करते हैं। जैसे परचेज करते हुए आपने 236K का टैक्स पे किया हुआ है जो कि एडवांस टैक्स है। इसी तरीके से सेल करते हुए आपने 236C का भी टैक्स पे किया हुआ है। तो प्रॉपर्टी को रिपोर्ट कैसे करना है, उसके बाद टैक्स की एडजस्टमेंट कैसे लेनी है, आईआरएस पे क्या इशू आ रहा है, 236C का जो टैक्स है वो मिनिमम में क्यों आ रहा है, आज के इस लेक्चर में एक इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक प्रॉपर्टी है जिसकी सारी एडजस्टमेंट इस तरीके से की है और एंड पे जाके आईआरएस ने कहा कि आपका रिफंडेबल एक टैक्स आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे मैंने इसकी एक एग्जांपल बना ली है। ये आपके सामने एग्जांपल है, एक प्रॉपर्टी है जो कि परचेज की गई है 1/8/2025 को, मतलब जो टैक्स ईयर हमारा है जिसकी अब अभी हम बात कर रहे हैं 226 का, उसी टैक्स ईयर में परचेज की गई। इसकी जो वैल्यू थी 1 मिलियन थी, 10 लाख थी। परचेज के टाइम पे 236K का जो टैक्स है वो आपने पे किया हुआ है, जिसकी जो 1.5% के हिसाब से पे हुआ है और उसकी वैल्यू है 15,000 रुपया, यानी कि 10 लाख का 1.5% ले तो 15,000 रुपया बनता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ महीनों के बाद इसी साल में 1/5/2026 यानी कि 1 मई 2026 को आप इसको सेल करते हैं जिसकी वैल्यू है 15 लाख, और इस टाइम पे आपने 236C का जो टैक्स पे किया हुआ है उसकी अमाउंट है 67,500 यानी कि 4.5%। अब सवाल ये है कि सेम टैक्स ईयर में यानी कि 2026 में ही इसको परचेज किया गया। अब सवाल ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसी टैक्स ईयर यानी कि जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं 2026 में ही इसको परचेज किया गया, इसी साल में इसको सेल कर दिया गया। तो अब हम टैक्स रिटर्न में इसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखें, मैं हमेशा ये बात करता हूं, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनसे हमेशा यही डिस्कशन होती है कि पहले आप आईआरएस पे ट्रस्ट मत किया करें। एफबीआर हर साल नए तजर्बे करता है, उसमें गलतियां भी होती हैं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप आईआरएस की बेस पे या तो टैक्स ज्यादा पे कर देंगे या कम पे कर देंगे, या सम टाइम वो ठीक भी कैलकुलेट करता है। लेकिन हमें अगर कॉन्सेप्ट का नहीं पता तो हम आईआरएस पे ही ट्रस्ट करेंगे, बिलीव करेंगे, जो वो टैक्स कैलकुलेट करेगा हम जमा भी करा देंगे, और अक्सर उसमें गलतियां भी होती हैं, जैसे अभी भी आप देख रहे हैं बेशुमार तजर्बे किए गए और अभी भी गलतियां उसमें हैं। तो अभी क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी ये काम किया है, एक 10 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की, 15 लाख की बेची, मेरे मुताबिक इस पे लॉ के मुताबिक कितना टैक्स बनता है। तो सबसे पहले तो आप खुद अपनी कैलकुलेशन करें। वो हमने सिंपल कैलकुलेशन कर ली कि सेल हुई है 15 लाख की और उसके बाद जो परचेज की गई है वो कितने की परचेज की है, 10 लाख की, तो जो गेन आता है वो कितना है, 5 लाख का गेन आ गया। अब 15% इस पे टैक्स बनता है, मतलब अगर 1 जुलाई 2024 के बाद प्रॉपर्टी परचेज की गई है और आप जब मर्जी उसको सेल करें तो 15% उस पर टैक्स होता है। इससे पहले डिफरेंट स्लैब रेट थे, लेकिन अगर सेम साल में 2024 से या 30 जून 2024 से पहले और बाद में जब भी आप सेल करेंगे सेम ईयर में, तो जो टैक्स होगा वो कितना होगा, 15%, यानी कि कैपिटल गेन टैक्स कितना होगा, 15%। अब 5 लाख का 15% अगर आप लेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 75,000। तो ये 75,000 की अमाउंट आई। अब इसमें आपने एडवांस टैक्स पे किए हुए हैं, यानी कि परचेज के टाइम पे 236K का जो टैक्स है वो पे हुआ हुआ है, 15,000 रुपए उसकी वैल्यू है। फिर सेल के टाइम पे आपने एक और टैक्स पे किया हुआ है, ये भी आप यहां से माइनस कर देंगे। तो अब बाकी जो अमाउंट आएगी 75,000 में से जब आप पेएबल बनता है हमारा 75,000 रुपया, यानी कि गवर्नमेंट ये कहती है जी आप मुझे ये 75,000 रुपया पे करें, हम ये कहते हैं कि भाई हमने आपको ये एडवांस टैक्स भी दिए हुए हैं, तो जो कि 75,000 से ज्यादा है, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये अमाउंट 82,500 बन जाएगी, मतलब 15,000 जमा 67,500 है। तो बाकी आपका जो टैक्स होगा वो क्या निकलाएगा, रिफंडेबल टैक्स निकलाएगा। तो इसी वजह से हमने कहा, अपनी कैलकुलेशन की कि जो हमें रूल कहता है, जो रूल लॉ है उसके मुताबिक मेरा टैक्स बनता ही नहीं है, मेरा टैक्स तो बनता है रिफंडेबल टैक्स, जो कि अमाउंट बन जाएगी 7500। अब मैं यहां पे अज्यूम ये कर रहा हूं कि आप इसके अलावा और आपकी कोई इनकम नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी का ही गेन टैक्स आप रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कोई और इनकम होगी, बिजनेस इनकम होगी, तो जारी बात है उसके ऊपर भी जो टैक्स है वो ये एडजस्टमेंट होने के बाद कुछ टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करें और कोई इनकम नहीं है तो फिर ये भाई 75,000 जो है वो मेरा रिफंडेबल टैक्स है। अब मैं जाता हूं आईआरएस में कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। पहले मैंने क्लियर हो गया कि रूल ये कहता है, इसके मेरे मुताबिक ये बनता है। अगर आईआरएस अब गलत कैलकुलेट करेगा तो ये एफबीआर की गलती है, आईआरएस की गलती है, ये मेरी गलती नहीं है। लॉ कुछ और कह रहा है, आईआरएस कुछ और कह रहा है। अब हम जाएंगे आईआरएस के ऊपर।
वहां पे जाके इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जो सेम ईयर की प्रॉपर्टी है उसको जाके आपने यहाँ पे सेम ईयर में उसको ऐड करना है। सबसे पहला तो पॉइंट ये वाला है कि आप उसको ऐड करेंगे यहाँ पे जाके। तो ऐड करने के लिए उसी तरीके से आप अपनी रिटर्न में आएंगे, यहाँ पे आके आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो प्लस का बटन आ रहा है वहां पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टी की डिटेल लिखें, हम ये कहते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसका ये ओपन प्लॉट है। एक्विजिशन डेट हमारी क्या थी, हमने 1/8/2025 को ये परचेज किया। तो यहां पे आके आप क्या करेंगे, 1 अगस्त की जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, 1/8/2025 आ गया। उसके बाद लैंड कितनी थी, हम ये कहते हैं मरला में है, और ये सारी चीजें आपने सही तरीके से लिखनी है जो आपकी एक्चुअल डिटेल होगी। उसके बाद एक्विजिशन वैल्यू, कॉस्ट कितनी थी, हम ये कहते हैं कि हमने 10 लाख की ये परचेज की है, तो आप 10 लाख लिख दें। और उसके बाद पंजाब में परचेज की गई है, इसके बाद आप लिख दें फॉर एग्जांपल ये हम ये कहते हैं जी ये लाहौर के करीब एक शहर है कसूर है, वहां से परचेज की गई है। यहाँ पे फिर आप उसका वो सिटी भी लिख दें, यहाँ पे जो भी इसका एरिया है वो आप मेंशन कर दें, एड्रेस मेंशन कर दें, सॉरी एरिया नहीं एड्रेस आएगा, तो आप यहाँ पे लिख दें, हमने ये यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आप इसको सेव कर दें। यहाँ पे आके अब आपने डिलीट का बटन जो है वो प्रेस नहीं करना, डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, यानी कि इसको आप प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, क्योंकि आप इस साल में इसको ऐड कर रहे हैं। जो पिछले सालों की प्रॉपर्टी है उस पे डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगी, लेकिन इस पे नहीं आएंगी। अब ये करने के बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने रेलिवेंट जो सेक्शन है वहां पे जाना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इसके ऊपर हमें क्या आया, गेन आया, तो हम रेलिवेंट सेक्शन में जाएंगे। यहां पे लिखा हुआ है कैपिटल गेन ऑन एसेट और प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, यहां पे आ जाएं। उसके बाद ये लिखा हुआ है कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी 37(1)(a), यहां पे आए, प्लस के बटन पे क्लिक करें। अब वो कह रहा है जी कौन सी प्रॉपर्टी आपने सेल की है, तो हम ये कहते हैं कि ये ABC जो प्रॉपर्टी अभी हमने ऐड की है ये सेल कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब वो कहेगा जी किस डेट को सेल हुई, हम इसे कहेंगे ये 1/5/2026 को सेल कर दी गई। वो ये कहेगा ठीक है मैं समझ गया, ये 1 साल के अंदर अंदर सेल हो गई है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कोई अभी इन्होंने लिंक नहीं किया, अभी ये अपडेट नहीं है, 236C वाला फ्यूचर में अपडेट होगा। यहाँ पे हम ये कहते हैं जी 100% हम ही इसके ओनर है, सारी परसेंटेज मैं बेच रहा हूं। और डिस्पोजल वैल्यू या सेल वैल्यू कितनी है, 15 लाख, ये लिख दें। जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे सिस्टम इस तरीके से वैल्यू ले आएगा। अब आपने फौरी तौर पे इस पे कैलकुलेट पे प्रेस करना है। जैसे ही आप कैलकुलेट पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो वो ये कहेगा जी ठीक है 15 लाख की बेची, 10 लाख की परचेज की गई, 5 लाख इसमें गेन है, उस पे 15% के हिसाब से 75,000 रुपया टैक्स बनता है। अब आप दोबारा अपनी वर्किंग में जाए, क्या उतना ही बनता है, बिल्कुल ठीक है, यहां तक FDR ठीक काम कर रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप आएंगे एडजस्टमेंट के, ये जो टैक्स चार्जेबल की ऑप्शन है यहां पे आएंगे। यहां पे आके आपने विदहोल्डिंग टैक्स में जाना है, तो 236C का जो टैक्स है वो आपने एडजस्टेबल के पोर्शन में जाना है, इस पोर्शन में। तो यहां पे आके आप क्या करेंगे, सेक्शन में जाएंगे और यहां पे लिखेंगे 236K, इसको सिलेक्ट कर लें, ये जैसे सिलेक्ट हुआ है। ये लिखने के बाद आप वैल्यू लिखेंगे कि 10 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की गई थी, 15,000 रुपए उस पर टैक्स लिख दें। उसके बाद जब आप यहां पे आके 236C का जो टैक्स है वो लिखेंगे, जो कि ये लिखा हुआ है। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे ना, टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 236C, यानी कि दूसरी ऑप्शन प्रायर टू करंट ईयर, मतलब मैंने पिछले साल की प्रॉपर्टी थी इस साल बेच रहा हूं, ये हमारा क्वेश्चन ही नहीं है। हमारा क्वेश्चन तो है ऊपर वाला। दूसरी जो ऑप्शन है वो ये है कि आपने पिछले सालों की प्रॉपर्टी ली हुई है, इस साल बेच रहे हैं, वो ऑप्शन है। लेकिन हमारे केस में तो सेम ईयर है, इसलिए हमने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ये वाली। तो जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहां पे आपको ये कहेगा जी आप कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने वो प्रॉपर्टी इसी साल ली है, इसी साल बेची है, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। वहां पे कहेगा जी आप कुछ लिख नहीं सकते। भाई मेरा तो एडवांस टैक्स है, 236C का टैक्स दिया हुआ, कैसे एडजस्ट करूंगा, उसके लिए आपने एक कॉन्सेप्ट जेन में रखना है, जो कि अभी मैं आपको लॉ के मुताबिक बताता हूं और ये भी दिखाता हूं कहां पे लिखा हुआ है। काफी इस पे गलत इंफॉर्मेशन फैल रही है, गलत जो डाटा है रिपोर्ट किया जा रहा है। अभी मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा कि कहां पे लिखा हुआ है और क्यों किया जा रहा है। यहां पे आके अब आप मिनिमम में आएंगे, तो जैसे ही आप मिनिमम में आके ये लिखेंगे कि यहां पे क्लियर लिखा हुआ है, यहां पे आके प्लस पे बटन पे क्लिक करें और 236C को क्लिक करें, तो ये कहेगा जी टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 236C वेयर प्रॉपर्टी परचेज एंड सोल्ड विद इन 1 ईयर, यानी कि सेम साल में सेल हुई है। तो आप यहां पे इसको क्लिक करेंगे और ये 67,000 लिख देंगे, जो कि हमने यहां पे किया हुआ है। अब क्वेश्चन है कि भाई ये कहां पे लिखा हुआ है, तो ये वो ड्राफ्ट है, यानी कि जो लॉ से 236C का जो सेक्शन है वहां पे लिखा हुआ है, ये उसका आपने पैरा पढ़ लेना है। दूसरे नंबर पे आ रहा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेफर टू इन सब सेक्शन 1 इज एक्वायर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ विद इन। अच्छा, यहां पे आके आपने ये वाला जो पैरा है ना, ये पढ़ लेना है, दूसरे नंबर वाला।
provided that where immovable property referred to in subsection 1 is acquired and disposed of within the same year, the tax collected under this section shall be minimum tax. इसी वजह से ये जो ऑप्शन अभी हम देख रहे हैं ये मिनिमम टैक्स में आ रहा है। वो ये कहता है कि अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम ईयर में ही परचेज हो रही है, सेम ईयर में ही सेल हो रही है, तो जो 236C का टैक्स होगा वो मिनिमम टैक्स होगा। मतलब मिनिमम टैक्स का क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी क्लियर हो जाए, फ्यूचर में भी और किसी और जगह पे यूज हो तो आपको पता चल जाए। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि 75,000 हमारा बनता है कैपिटल गेन टैक्स, जिसको हम CGT कह सकते हैं। 236C का जो टैक्स आपने पे किया है वो हम ये कहते हैं कि आपने पे किया 70,000। यहां पे लॉ हमें कहेगा जी ठीक है 5,000 रुपया तुम्हारा बनता है, जरा जमा करा दो। ये तो होगी नॉर्मल सिचुएशन। इसी तरीके से एक और सिचुएशन आ गई जहां पे जो कैपिटल गेन टैक्स है वो हम ये कहते हैं कि जी आपका जो कैपिटल गेन है ना वो है 70,000 और उल्ट हो गया, और जो 236C का आपने टैक्स पे किया हुआ है इसकी जो वैल्यू है वो हम ये कहते हैं कि जी वो है 75,000। यहां पे लॉ ये कहेगा जी मैं अब लॉजिकली देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मैंने तो एडवांस टैक्स ज्यादा पे किया हुआ है, मेरी लायबिलिटी कम बनती है, तो मुझे तो 5,000 वापस मिलना चाहिए। यहां पे लॉ ये कहता है नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर प्रॉपर्टी सेम टैक्स ईयर में परचेज हुई है, सेम टैक्स ईयर में सेल हुई है, तो जो 236C का टैक्स है वो मिनिमम कंसीडर किया जाएगा कि इतना तो आपने देना ही देना है। पहली ऑप्शन में क्या हुआ कि मैंने 70,000 तो देना ही देना है, लेकिन अगर मेरा कैपिटल गेन ज्यादा बन गया तो मैं ज्यादा दूंगा, जो कि मैंने 75,000 रुपया दिया, इसी वजह से 5,000 पे कर दिया। यहां पे वो कहता है कि जी अगर आपका कैपिटल गेन टैक्स कम बन गया लेकिन 236C ज्यादा पे किया हुआ, तो मैं ऊपर वाली आपकी बात नहीं मानूंगा कैपिटल गेन वाली, मैं यही कहूंगा कि भाई आपने मुझे 75,000 ही देना है, मैं आपको कोई रिफंड नहीं दूंगा। यानी कि FBR ने अपनी फेवर में ही ये रूल बनाया हुआ है कि अगर सेम ईयर में होगा तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा, ये मिनिमम ही कंसीडर होगा, इतना तो देना ही है। इससे ज्यादा होगा तो वो मैं लाजमी लूंगा आपसे, लेकिन अगर इससे कम होगा तो फिर मैं आपको रिफंड नहीं दूंगा, यही लूंगा आपसे, यही आपका मिनिमम टैक्स होगा। मतलब कम अज कम आपने इतना टैक्स देना है। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, ये जो अभी हम सिचुएशन स्टडी कर रहे हैं इसमें मैंने सारी ऑप्शन सारी चीजें लिख दी, लेकिन जब हम कंप्यूटेशन में आते हैं वहां पे आके आपको नजर क्या आता है कि ये तो भाई 75,000 रिफंडेबल आ गया टैक्स। कैसे आ गया? ठीक है, वो कैसे आ गया यहां पे आप देखें तो टैक्स फाइनल टैक्स कितना कैलकुलेट हुआ 75,000। ये कौन सा टैक्स था? जो गेन के ऊपर 15% लिया। उसके बाद वो कहता है डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स चार्जेबल, यहां पे उसने अमाउंट ले ली 67,500। अब वो नीचे कहता है टैक्स चार्जेबल कितना है 75, यानी कि इन दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट है वो कौन सी है 75। अगर ये होता कि ऊपर अमाउंट होती 75, यानी कि इसकी जगह पे 75 आ जाता और यहां पे हो जाता 67,500, तो फिर इसने क्या करना था, फिर ऊपर वाली अमाउंट को कंसीडर कर लेना था फिर भी। अब इस केस में क्या हुआ कि हमारा चूंकि पेबल निकल रहा है तो यहां पे FBR का सिस्टम ये कहता है हाँ ठीक है ये तो पेबल है, मुझे 2 पैसे, और लॉ में भी ये लिखा हुआ है। तो उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी हमारा विदहोल्डिंग जो टैक्स है ना 82,000 है, वो कैसे आया? वो इस तरह आया कि आपने ये 15,000 और 67,500 दोनों को जमा किया तो 82,500 आ गया। अब क्या हुआ कि मेरा जो पेबल था 75,000 था, जो विदहोल्डिंग था वो 82,500 हो गया, इसी वजह से बाकी जो मेरी अमाउंट है वो 7,500 पेबल रिफंडेबल निकल आई। वो क्यों आई? उसकी रीजन यही है, मेनली जो रीजन है वो यही है कि आपने 236K पे भी टैक्स पे किया हुआ है। अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको डिलीट कर देते हैं, जो कि आपने पे तो किया हुआ है और जजमेंट भी लेनी है, तो इसी वजह से आपने दोनों की जजमेंट लेनी है, एक की जजमेंट नहीं लेनी, सिर्फ 236C की, K की भी लेनी है। वो बड़े चालाक हैं, पहले वो टैक्स दे देते थे, आपको याद भी आ जाता था। अब आप उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया, वो कहते हैं जी आप खुद ही याद रखें, अगर आप लिख देंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो हमारी मौजें, हम आपको क्लेम नहीं देंगे, जो पेबल होगा आप खुद देंगे। तो इसी वजह से आपने थोड़ा सा इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के बाद जब आप कंप्यूटेशन पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई इस तरीके से जो है वो टैक्स इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो जब आप करेंगे, अभी थोड़ा सिस्टम स्लो है, जब आप वो 236K वाला डिलीट कर देंगे तो आपका जो टैक्स है वो यहां से जैसे आप डिलीट करेंगे तो आपका जो टैक्स है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये आपने ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली, जो इशू आ रहे थे, प्रॉब्लम आ रहे थे, तो आपने एक बार हम समराइज करें तो वो यही है कि पहले अपनी कैलकुलेशन करें, देखें कि कितना बनता है, क्या आईआरएस उतना कैलकुलेट कर रहा है। जैसे इस केस में हमने देखा कि भाई मेरे मुताबिक तो रिफंडेबल बनता है, तो हाँ आईआरएस ने भी कहा कि हाँ रिफंडेबल बनता है, इसका मतलब यहाँ पे उसने सही कैलकुलेशन की। अगर कोई
मेरे मुताबिक अमाउंट ज्यादा बनती है और कम कैलकुलेट करता, तो फिर जारी बात है मैंने उसका कोई सोल्यूशन देखना था कि भाई क्यों कर रहा है, क्या वजह है, कंप्लेन करनी थी, जो कि अभी लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया जाए। जब भी टैक्स रिटर्न फाइल करें, प्रॉपर रिकंसिलेशन करें, एआई बेस्ड सिस्टम बन चुके हैं, जुगाड़ मत लगाएं, हर जगह से डाटा मैच करें, बैंकों को मैच करें, बैंक की टोटल रिपोर्टिंग करें। और हम इसी तरीके से जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं सबको बड़ी डिटेल से क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनको चीजें याद भी नहीं है, फिर भी कहते हैं आप देखें, फॉर एविडेंस के ऊपर सर्टिफिकेट ले रहे हैं। हर चीज का बेस डॉक्यूमेंट है। जो आज आप रिटर्न में लिख देंगे, जो पोजीशन लेंगे, इसको साबित करने के लिए कल आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।